अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद जुल्फ़िकार और आपको अपने YouTube चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज का मेरा टॉपिक है मुआहिदा कराची। एक ऐसा मुआहिदा, भोंडा मुआहिदा, जालसाजी के ऊपर मबनी मुआहिदा, बेइंसाफ़ी के ऊपर मबनी मुआहिदा और धोखाबाजी में किया गया एक मुआहिदा, जिसकी मिसाल शायद ही आपको बरतानवी साम्राज्य या फिर फ्रांसीसी साम्राज्य में देखने को मिले। बेशक दुनिया में बहुत सारे जो हैं वो धोखाबाजी में धोखादही के तौर पे किए गए मुआहिदे मौजूद हैं, लेकिन इस किस्म का फैसला, इस किस्म का मुआहिदा शायद ही मिले। और इस मुआहिदे के होने की जो वजूहात हैं, उनमें से बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन 3 वजूहात जो हैं वो बहुत अहम मानी जाती हैं और उनको सॉलिड रीज़न भी माना जाता है। इनमें से जो एक है वो तो बहुत ही सॉलिड रीज़न है। लेकिन इस किस्म का मुआहिदा होना क्यों होना चाहिए? सबसे पहले सवाल तो ये बनता है कि जिस रियासत पाकिस्तान ने, जिस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान ने फलाही रियासत बनना है, जो 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर वजूद में आई है, जिसका मतलब और जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पे है, उस रियासत के अंदर, उस मुल्क के अंदर इस किस्म के फैसलों का, मुआहिदों का होना क्या अजूबा नहीं है? क्या हैरानगी की बात नहीं है? क्या हैरानकुन मोड़ नहीं है इस किस्म का फैसला होना? नंबर 2, जो अशराफिया, जो सरमायादार तबका, जो ताजिर बरादरी, जो अमराना जहनियत रखने वाले लोग बरसगीर में मुगलिया सल्तनत के दरबारों से मुंसलिक थे, उनके ओहद से मुंसलिक थे, उस हुकूमत से मुंसलिक थे, उस दौर से मुंसलिक थे, उनकी गलत पॉलिसी की वजह से, उनकी गफलत सुस्ती की वजह से, ऐशो इशरत की जिंदगी की वजह से ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बरसगीर को, सब कॉन्टिनेंट को टेक ओवर किया। अब जो उनसे रियायतें, उनसे अमरात, उनसे वो ऐशो इशरत की जिंदगी, उनसे वो सरदारी, उनसे जो वो उनका मर्तबा और मुकाम छीन लिया गया था, उसी मुकाम को दोबारा हासिल करने के लिए पाकिस्तान तो बनाया गया था, जिसकी मिसाल 1958 तक हमें मिलती है। अगर पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया गया था, अगर पाकिस्तान के अंदर पाई जाने वाली वो अशराफिया जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ रीजन्स में फैले हुए हैं और अपने अपने इलाके में, अपने अपने सूबे में, अपनी अपनी रियासत में छोटी सी रियासत कायम करके मुसल्लत होना चाहते थे इस अवाम पे, इस महकूम अवाम पे, अगर ऐसा नहीं है तो ये मुआहिदा ना होता। इसी की वजह से तो 1958 तक हमारे 5-6 वज़ीर-ए-आज़म चेंज हो जाते। तो ये 2 रीजन है इस मुआहिदे के पीछे। लालच, अच्छा, अवाम के ऊपर मुसल्लत होना, अच्छा, अब बुनियादी आईनी हक, बुनियादी जो शहरियों के हकूक़ होना देना, और उसके अलावा इस कौम की वसाइल लूटना। न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और नंबर 3 जो इसकी सोल रीजन है, वो रीजन है यहाँ के अवाम की तरफ से जो हमारे राजा शाहजहां साहब थे, उन्होंने जो फैसला किया, उन्होंने जो अल्लाह के पाकिस्तान किया, उस एफिलिएशन के दौरान कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए था जो आप सबूत के तौर पर, प्रूफ के तौर पर दिखा सकते हो। और आज तक हमारी कौम, हमारा इलाका जो है इस गलत फैसले की वजह से अपनी बदकिस्मती को भुगत रहा है। तो होता यूँ है कि 28 अप्रैल 1949 को कराची में, जो कि पाकिस्तान का साबिक दार खुलाफा है, उसमें सरदार मोहम्मद इब्राहिम, जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की तरफ से नुमाइंदे थे, वज़ीर-ए-आज़म थे, और पाकिस्तान के वज़ीर मुश्ताक अहमद गुरबानी, जो उस वक्त के अबूरी वज़ीर ख़ारजा थे, और आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो थे चौधरी गुलाम अब्बास साहब, इन तीनों के दरमियान मुआहिदा होता है, जिस मुआहिदे में गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर से अपने कब्जे में ले लिया जाता है और वो रियासत पाकिस्तान आहिस्ता कर। अब सवाल ये पैदा होता है, जिस कौम का, जिस खिते का फैसला कर रहे हैं, उसका कोई नुमाइंदा ही शामिल नहीं है। अगर इस फैसले को, अगर इस मुआहिदे को हम किसी भी फोरम में चैलेंज करें तो ये 1 मिनट नहीं लगते इसको रिजेक्ट करने में, इसको गलत करार देने में, लेकिन कुछ मुश्किलात होंगी और वो मुश्किलात जो है हमारे पास एफिलिएशन पेपर नहीं है। नंबर 1, अब इस मुआहिदे की वजूहत जानते हैं कि ये मुआहिदा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, कि रियासत पाकिस्तान के पास ऐसे कौन से हीले बहाने थे, या ऐसी कौन सी वजूहत थी, या कौन सा जवाब था जिसकी वजह से उन्होंने कश्मीर की क़यादत से मिलकर ये मुआहिदा किया और इस मुआहिदे के जरिए से गिलगित बल्तिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। तो इसके लिए हमें बैकग्राउंड में चलना पड़ेगा। होता यूँ है कि 1799 यानी 1800 से लेकर 1849 तक जो है वो पंजाब में, जो सब कॉन्टिनेंट का पंजाब है, जिसमें इंडिया का पंजाब रीजन जो है वो भी शामिल है, इस पूरे खित्ते में सिख अफवाज यानी खालसा सरकार वाली जो हुकूमत थी, उसकी हुकूमत, और इस पूरे रीजन में वही जो है वो हुक्मरानी करते थे। इसके बाद होता ऐसा है कि आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने बरसगीर को टेक ओवर किया था और वो मुख्तलिफ इलाकों को जो है वो फतह करते चले जा रहे थे। इस वजह से 1845 और 1846 के दरमियान एंग्लो सिख वॉर होती है, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख अफवाज के दरमियान जंग होती है। इस जंग में जो है वो जम्मू का जो महाराजा था, जम्मू का जो अपॉइंटेड वज़ीर-ए-आज़म था, बादशाह था, या जो भी कह लें, राजा था, वो था गुलाब सिंह। उस गुलाब सिंह ने सिख अफवाज के साथ, सिख सल्तनत के साथ गद्दारी की और अंग्रेजों के साथ मिलकर सिख अफवाज के साथ लड़ा और सिख अफवाज को इसमें शिकस्त हुई। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के दरमियान मुआहिदे अमृतसर और मुआहिदे लाहौर होता है, जिसकी वजह से उनको जुर्माना पड़ता है और बहुत सारे इलाके जो है उनसे छीन लिए जाते हैं। अब इनाम के तौर पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो महाराजा जम्मू को, जो यानी गुलाब सिंह था, उसको पूरा कश्मीर का जो रीजन है वो उसके हवाले कर देती है।
75,000 नानक यानी उस वक्त की करेंसी के मुताबिक कश्मीर उनको फरोख्त कर दिया जाता है। उसके बाद से लेकर 1947-48 तक जो है वो इस पूरे रीजन में, कश्मीर में, लद्दाख में, जम्मू में और गिलगित बल्तिस्तान के ये रीजन्स हैं, उस वक्त की गिलगित एजेंसी, इस पूरे रीजन में उनकी हुकूमत होती है। और मुख्तलिफ अदवार में यानी कि वक्फों के साथ यहाँ के जो है वो गवर्नर भी बदलते रहे, यहाँ के अपॉइंटेड जो एजेंट्स थे वो भी बदलते रहे। और गिलगित बल्तिस्तान का जो इलाका है इसका 1935 के बाद जो है वो मिलिट्री मैनेजमेंट का जो सिस्टम था वो ब्रिटिश इंडिया के पास था, जिसमें उन्होंने गिलगित एजेंसी कायम की हुई थी और जो हुकूमती जो मामला थे वो महाराजा कश्मीर संभालता था। तो होता यूँ है कि इस तरह वक्त गुजरता जाता है और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और इंडिया ने आज़ाद होना था। तो बहुत सारी रियासतों ने अपने अपने फैसले किए और कोई इंडिया में जम हो गई, कोई पाकिस्तान में जम हो गई, लेकिन रियासत कश्मीर उस वक्त ऐसी रियासत थी जो सबसे बड़ी रियासत थी, उन्होंने कोई फैसला नहीं किया था और वो आज़ाद और खुद मुख्तार रहना चाहते। तो लेकिन कश्मीर के अवाम और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो है वो जानते थे महाराजा कश्मीर की जो मर्जी है वो इंडिया के साथ मुंसलिक होने में है, उनके साथ आग करने में है, क्योंकि वो सिख थे और उन सिखों की जो हमदर्दी थी, हर किस्म की हमदर्दी वो हिंदुओं के साथ होती थी। कश्मीर के अवाम और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इसमें राजी नहीं थे। तो कैप्टन मिर्जा हसन खान जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद श्रीनगर पहुंचते हैं, उनको वहां से एक टीम के साथ गिलगित बल्तिस्तान भेज दिया जाता है। उनको इस बात की खबर थी जो महाराजा कश्मीर है वो अपना फैसला इंडिया के हक में देना चाहता है और उसने ऐलान भी कर देना था, जिसकी वजह से हुआ ऐसा कि रास्ते में उन्होंने प्लान बनाया और गिलगित स्काउट के जो मुस्लिम एलिमेंट्स थे उनके साथ मिलकर उन्होंने आज़ादी की जंग शुरू कर और 1 नवंबर को अपने गिलगित बल्तिस्तान के गिलगित एजेंसी के रीजन्स को इसको आज़ाद करवा लिया। और 16 दिन के बाद गिलगित बल्तिस्तान का पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, रियासत पाकिस्तान के साथ इल्हाक हो जाता। अब यहाँ सवाल पैदा होता है, जो मेन सवाल है वो यहाँ पैदा होता है, जब रियासत गिलगित बल्तिस्तान के महाराजा राजा शाह खान ने, जो उस वक्त के सदर थे, उन्होंने आपके साथ इल्हाक किया है, तो कश्मीर की क़यादत के साथ मुआहदा कराची करने की नौबत क्यों पेश आई? नंबर 1। नंबर 2, अगर रियासत गिलगित बल्तिस्तान ने आपके साथ इल्हाक नहीं किया तो पॉलिटिकल एजेंट जो उस वक्त का था मोहम्मद आलम, वो गिलगित बल्तिस्तान में राजा शाह खान के साथ जो गुफ्तगू करता है वो किस बुनियाद पे करता है? नंबर 3, अगर गिलगित बल्तिस्तान की इस तहरीक को आप रिबेलियन का नाम देते हैं, बगावत का नाम देते हैं, बगावत तो हमेशा कुछ ली जाती है, उसको नाकाम बना दिया जाता है, इस वजह से तो उसको बगावत कहते हैं। जब बगावत नाकाम हो गई है तो फिर राजा शाह खान के साथ गुफ्तगू करने का अमल किस बुनियाद पे होता है? नंबर 4, 1972 में आजाद कश्मीर की असेंबली में एक करारदाद पास होती है जिसमें दोबारा मुतालबा किया जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के कब्जे से लेकर अपने कब्जे में ले लिया जाए। और इसी तरह 1974 के अबूरी आइन, जो कि कश्मीर का अबूरी आइन है, उसमें रियासत गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर का ऐसा करार दिया गया है। तो क्या पाकिस्तान ने एहतजाज किया, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, या उस शिप को, उस आर्टिकल को अबूरी आइन से बाहर निकलवाया? 1990 तक इस मुआहदे को खुफिया रखने की नौबत क्यों पेश आई? जब 1992 में आजाद कश्मीर हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि ये मुआहदा गलत तौर पे हुआ है, इसको खुफिया रखा गया और जो मुआहदा करने वाले थे उनमें आजाद कश्मीर के सरदार मोहम्मद इब्राहिम जो थे वो राजी नहीं थे, उनकी जाली दस्तखत वजारत अमूर कश्मीर में लिए गए और वो खुश नहीं थे इस बात से। क्या उस हाई कोर्ट के फैसले पे तनकीद हुई? क्या उस हाई कोर्ट के फैसले में क्रॉस डिसीजंस आए? फिर इसी तरह अगर आप गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी को मानते हैं, 1 नवंबर को हमारी तकरीबात में शामिल होते हैं, FCNA की तरफ से भी शिरकत जो है वो देखने को मिलती है, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है वो शिरकत देखने को मिलती है, तो फिर मुआहदा कराची क्या था? अगर आप उस मुआहदा कराची में गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर से ले लेते हैं तो फिर आज़ादी की शिरकत, आज़ादी की तकरीबों में शिरकत करने की कोई वजह? अगर तहरीक आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के हीरो कुछ और लोग हैं तो विलियम ब्राउन को आप किस हैसियत में एजाज पाकिस्तान से नवाज रहे हैं? इन सवालात की वजह से अगर हम मुआहदा कराची की बात करें तो ये इंतहाई जाली साम्राज्य दौर में किए जाने वाले मुआहदों की तर्ज का एक मुआहदा है, इंतहाई बोगस मुआहदा है, इंतहाई फेक मुआहदा है। अगर हम इसको किसी इंटरनेशनल फोरम में, अक़वाम मुत्तहिदा की कौमी सलामती कमेटी में, या फिर हम सुप्रीम कोर्ट में ही इवन अगर हम इसकी पटिशन को दायर करें, ये उस वक्त ही रिजेक्ट किया जा सकता, लेकिन ऐसा करने वाला शायद कोई नहीं है अब तक। इस मुआहदे की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अब तक बुनियादी हकूक नहीं दिए जा रहे। हुकूमत पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए इस किस्म के मुआहदे करके आप क्या अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं? आवाम से कोई नहीं जीत सकता, अवाम की जीत ही हुकूमत की जीत होती है, रियासत की जीत होती है, और अवाम की नफरत में रियासत वो बिखर कर खत्म हो जाती है। लिहाजा इसमें आपको सोचना चाहिए कि इस किस्म के मुआहदों की वजह से 2 स्टेट्स को आपने आपस में लड़ा दिया, 2 स्टेट्स के अंदर नफरत के बीज बोए, 2 स्टेट्स आज एक दूसरे से जो है वो ताल्लुकी का इजहार करती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।